तो वेलकम टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो दो फेजेस में डिवाइडेड होता है। एक फेज है जब हम प्रोजेक्ट को, वेंचर को लॉन्च कर रहे होते हैं। अभी लॉन्च किया नहीं है, हम उसकी एक भूमिका बना रहे हैं। उस समय हमें देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है कितना सक्सेसफुल होगा। दैट इज प्री फेज 1। और दूसरा होता है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं, तो दैट इज आवर फेज सेकेंड। तो प्री फेज 1 में जो हम एक्शन लेते हैं वो होता है एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट, देन ए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, देन डीलिंग विद स्टार्टअप इश्यूज। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बहुत से इश्यूज आते हैं, उनको हमें डील करना होता है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करनी होती है, कॉम्पिटिटर को देखना होता है और उसके हिसाब से एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना होता है। और हम पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसकी पोटेंशियल डिमांड जो है वो कितनी हो सकती है। देन once we have got a positive outcome from this phase, we move to phase 2, जहाँ पर हम अपने वेंचर को प्लान करते हैं, अपने वेंचर को देन ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट को टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग करते हैं इन दी मार्केट। तो बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, you can note this slide and then now we will come to the details of each of them one by one. So project management is divided into two phases. Pre-phase 1 includes exploring potential opportunities, competitive analysis, dealing with startup issues, and phase 2 includes planning the venture, organizing the venture, and then targeting and positioning the product. तो हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला काम होता है वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका कस्टमर कौन है, वो किसके लिए बन रहा है। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन में तो बहुत लोग होते हैं, बट ये सेगमेंटिंग नहीं है, अभी मैं सिर्फ पॉपुलेशन में टारगेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट किसके लिए बना है। क्या वो यंग के लिए बना है या ओल्ड के लिए बना है, क्या वो मेल के लिए बना है या फीमेल के लिए बना है, क्या वो अर्बन पॉपुलेशन के लिए बना है या रूरल पॉपुलेशन के लिए बना है, क्या वो कॉरपोरेट्स के लिए बना है या हाउस होल्ड्स के लिए बना है। तो ये हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस पॉपुलेशन के लिए एक्चुअली टारगेट कर रहा है। फिर हम जो पॉपुलेशन हमने टारगेट की है उसकी हम पोटेंशियल डिमांड निकालते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है उस टारगेटेड पॉपुलेशन में थ्रू मार्केट रिसर्च। तो हमें जो है उसके बाद का स्टेप है, जब हम पॉपुलेशन को टारगेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम मार्केट रिसर्च करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कितनी पोटेंशियल डिमांड जो है वो उस पॉपुलेशन में हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा प्रोडक्ट एक मेडिसिन है तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो उस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं जिसकी कार्ड जो है वो मेडिसिन है, जिसके लिए वो मेडिसिन आपने तैयार की है। तो सबसे पहले आपको वो डिजीज आइडेंटिफाई करनी है, वो मेडिसिन किस डिजीज के लिए है और उस डिजीज से कितने लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, राइट।
So that will be creating a rough idea, that will give you a rough idea of the potential demand of your product. सबसे पहला काम यही है कि हमारा पता चल जाए एक पोटेंशियल डिमांड जो है हमारे प्रोडक्ट की कितनी है। तो इसके लिए हमें डिटेल्ड मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है, हमें ये सारी पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी जो जो उस बीमारी से ग्रस्त है, जिसके लिए हम वो मेडिसिन बना रहे हैं, जिसके लिए हम उस मेडिसिन का प्रोडक्ट को बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, you have to do the marketing research and you have to identify the potential demand from the targeted population. So it may be possible that you are targeting the entire population, so there is no point of male, female, rural, urban, corporate, household, but sometimes if it is better to know, इनमें भी अगर आप एक वर्गीकरण कर लें शुरू में ही तो वो आपके लिए बेहतर होगा। So an entrepreneur has to first identify for whom his product is meant for, young or old, male or female, rural population or urban population, corporate or household. He has to define the target population and determine the potential demand of his product through market research before launching his product. For example, if your product is a medicine, then you have to identify the number of persons suffering from a specific disease who will need your medicine. So before I move to the next slide, please make a note of this. जब टारगेट पॉपुलेशन को आप डिसाइड कर लेते हैं और टारगेट पॉपुलेशन में आप मार्केट रिसर्च से अपने प्रोडक्ट की एक पोटेंशियल डिमांड को निकाल लेते हैं, आपका फिर सेकेंड स्टेप आता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इसमें एंटरप्रेन्योर ये देखता है कि जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है मार्केट में उसकी क्या प्राइस है, उसका क्या कंटेंट है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे है होती है, और वो क्या बेनिफिट जो है कस्टमर्स को दे रहा है। So this is your first step to know about the competing product which is available in the market in terms of its pricing, in terms of its content, and in terms of the benefit which it is giving to the customers. इसके बाद आप एक प्लान चॉक आउट करते हैं कंपटीटर पर कंपटीटिव एडवांटेज लेने की, राइट। सो दो तरह का हो सकता है केस। एक तो यह है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहां पर पहले से ही बहुत सारे प्लेयर्स इस्टेब्लिश्ड हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स लाइक यू हु आर देयर इन योर इंडस्ट्री, राइट। डिपेंडिंग आप किस प्रोजेक्ट पर क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें पहले ही मौजूद हैं। अगर ऐसा केस है तो आप कंपटीटिव एडवांटेज जो है वो हमेशा प्रोडक्ट की प्राइसिंग और उसको बनाने की कॉस्ट में ले सकते हैं। कॉस्ट कम कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी आपकी होगी, किसी भी तरह से उसकी कॉस्ट को आपको कम करना है। और जब कॉस्ट कम रखोगे तो लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, एक लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी से आपको मार्केट में पेनिट्रेट करना है। दूसरा है कि आप जो है वक्त के साथ अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन से मतलब होता है कि प्रोडक्ट में कुछ फंक्शनैलिटी को बढ़ाना, और हो सकता है ये फंक्शनैलिटी जो है आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट में ना हो। तो आपने क्योंकि उसका शुरू में ही कंटेंट एनालाइज किया हुआ है कि क्या कंटेंट है, क्या फंक्शनैलिटी है, तो उसी के आधार पे आपने कोई ऐसी फंक्शनैलिटी अपने प्रोडक्ट में दे दी जो आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट में नहीं है, राइट। सो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये थोड़ा सा वक्त के बाद किया जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी अगर आप ऐसे मार्केट इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहां बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं। दूसरा केस है कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा है कि उस जैसे प्रोडक्ट ही नहीं है या एक दो ही लोग ही बना रहे हैं, तो देयर आर नॉट मेनी प्लेयर्स इन दैट field, in that industry. If that is the case, then your strategy will be product innovation. Okay, this is another type of strategy. तो आप जो है उस समय प्रोडक्ट को इनोवेट करेंगे। तो ये तब होता है जब उस जैसा प्रोडक्ट जो है
रेयरली अवेलेबल होता है मार्केट में। तो इस प्रकार से आपकी दो तरह की स्ट्रेटेजी हो गई हैं। अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में जा रहे हैं वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स, then your strategy will be of cost cutting strategy and product differentiation strategy. But if you are entering in a market where the players are very few, one and two only players, then your strategy will be on product innovation. तो पहले केस में आप टेक्निकल एफिशिएंसी पर ध्यान दे रहे हैं और दूसरे वाले केस में आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर ध्यान दे रहे हैं। टेक्निकल एफिशिएंसी अलग चीज होती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अलग होता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का कर्व जो है एग्जैक्टली पैरेलल आ जाता है ऊपर की तरफ, यानी कि उतनी ही रिसोर्सेज लेके आप आउटपुट बढ़ा लेते हो बेहतरीन मशीन यूज करके, दैट इज इनोवेशन। और एफिशिएंसी है कि आपने किसी भी तरह से लेबर को डांट डपट के कुछ भी कर करा के कैसे भी कॉस्ट को कम कर रखा है प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। सो दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। तो इन दोनों बातों में फर्क होता है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी और इन्हीं स्ट्रेटेजी से ही आप जो है कंपटीटर पर कंपटीटिव एडवांटेज को गेन करेंगे। दूसरे कंपटीटिव एडवांटेज हो सकते हैं आपके मार्केटिंग साइड से, जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है, वो आपका एक कंपटीटिव एडवांटेज हो सकता है। आप उनको अपने लॉयल्टी में ले लें किसी भी तरह से। आपकी मार्केटिंग की स्कीम्स जो हैं उनसे आप कंपटीटिव एडवांटेज ले सकते हो और आप एक एफिशिएंट वर्कफोर्स की एडवांटेज ले सकते हो, बहुत नॉलेजेबल लोगों को रिक्रूट करके जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट हों और आप जो है ट्रेनिंग से उनकी स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस कर पाएं। So these can be some of the ways once you are able to identify the competitor's product by which you can take the competitive advantage. So an entrepreneur has to look competing products in the market, its pricing, content or functionality and benefit to the customers. He must chalk out a plan to gain competitive advantage. If he is entering in an industry in which there are large number of players, then his competitive advantage can be on pricing and cost and product differentiation. If he is entering in an industry with only few players, his competitive advantage can be on product innovation. The other competitive advantage can be his distribution channel, his marketing schemes and efficient workforce. So ये आपको डिसाइड करना है फेज 1 में ही। स्ट्रेटेजी अभी आपने इंप्लीमेंट नहीं की है, ये इंप्लीमेंट आप करेंगे फेज 2 में। ये आपने अभी डिसाइड किया है, राइट, कि आप जो है क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट की नेचर पर और आपकी इंडस्ट्री की नेचर पर कि आप किस प्रकार के इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, उसी के हिसाब से ये डिफर करेगी। So before I proceed to the next slide, please make a note of it. Next, coming to dealing with the startup issues, right? So जब आपका प्रोजेक्ट, आपने दो चीज कर ली, आपने जो है पॉपुलेशन को डिसाइड कर लिया, आपने उसमें अपने प्रोडक्ट की पोटेंशियल डिमांड को मार्केट रिसर्च से आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने कंपीटिंग प्रोडक्ट के बारे में जाना और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की जो प्लानिंग है, एक स्ट्रेटेजी है, वो आपने अपने माइंड में डिसाइड कर ली, राइट। अब आप जब आगे बढ़ रहे हैं तुरंत, अब प्रोजेक्ट को लॉन्च, दोनों चीज़ों से आप सेटिस्फाई हो चुके हैं, आपको अब प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो स्टार्टअप के बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं आपके सामने। सो दिस इज द अनदर फेज, ये सब फेज 1 में ही है। पॉलिटिकल इशू आ सकते हैं। पॉलिटिकल इशू ये है कि गवर्नमेंट जो है आपकी क्वांटिटी और प्राइसिंग को रेगुलेट कर सकती है, राइट। ये नहीं कि आप कैसी भी प्राइसिंग जो है लॉन्च कर दिए, वो इसी बात पे डिपेंड करता है। अगर इंडस्ट्री आपकी ऐसी है जहां फ्यू प्लेयर्स हैं तो गवर्नमेंट प्राइसिंग को रेगुलेट करती है। ऐसे केसेस में मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली में है, इस तरह की चीजें हैं, तो गवर्नमेंट जो है प्राइसिंग को रेगुलेट करती है। हो सकता है क्वांटिटी भी रेगुलेट होती हो, क्वांटिटी को भी वो रेगुलेट कर दे कि भाई तुम महीने में इतनी क्वांटिटी ही बनाओगे। सरकार है, यू कैन नॉट से एनीथिंग, इफ दैट इज कमिंग अंडर द लॉ यू हैव टू डू दैट। दूसरी बात है कि वो टैक्स लगा सकती है। तो भाई अगर टैक्स लगता है तो ये टैक्स जो है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाएगा। जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो कस्टमर जो है उसे कम खरीदेगा, उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। तो जब डिमांड डिक्रीज होगी
सो जो कंज्यूमर सरप्लस है, आई थिंक आपने इकोनॉमिक्स में इसको थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, कंज्यूमर सरप्लस है वो हमारा डिक्रीज करेगा, राइट, बिकॉज जो डिमांड है कस्टमर की वो जो है डिक्रीज हो रही है। तो ये एक अफेक्ट आएगा, जो आप देना चाह रहे हैं कंज्यूमर को फायदा, वो टैक्स लगाने से कम हो जाएगा। दूसरा है कि हो सकता है गवर्नमेंट आपको फेवर कर जाए, सब्सिडी दे, अगर सब्सिडी देगा तो आपकी जो कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट को बनाने की वो कम लगेगी। तो अगर आपकी कॉस्ट कम लगेगी तो ओवर, सो वी आर बैक, राइट। सो अगर कोई सब्सिडी वो देगा गवर्नमेंट, तो सब्सिडी देने से आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, तो आपकी जो है प्राइस कम होगी, तो डिमांड बढ़ेगी। सो ये सब गवर्नमेंट के फेवरेबल तो सब्सिडी है, बाकी इश्यूज ही हैं टैक्स वगैरह। देन इकोनॉमिक इशू हो सकता है, ठीक है। आप इकोनॉमिक इशू ये है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, देखो इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोन को चुकाने का रेट है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वो बैंक ने बढ़ा दिया। अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो आप लोन चुकाएंगे, लोन को आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी चुकाने में, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा आपका। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। दूसरी चीज़ है इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए। इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ेंगी, so that will be a problematic to the your business। दूसरी चीज है इकोनॉमिक रिसेशन में चला जाए, जैसे इस वक्त सिचुएशन कोरोना में हो रही है, आउटपुट इज डाउन बिकॉज द कुछ हो ही नहीं रहा है इस सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका बिजनेस सफर कर सकता है। चौथी बात है कि जो सब्सटीट्यूट्स हैं, सब्सटीट्यूट से मेरा मतलब है जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गुड़ जो है चीनी का होता है सब्सटीट्यूट, ठीक है, जिनको उसकी जगह पर यूज कर सकता है कस्टमर, आपके प्रोडक्ट की जगह पर कोई दूसरा प्रोडक्ट कस्टमर यूज कर सकता है, उनकी डिमांड बढ़ जाए। अगर उनकी डिमांड बढ़ेगी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी, तो ये भी आप पे एक इफेक्ट डालेगा। और पांचवी बात है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो आपके प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी होता है, राइट। जैसे कि पेट्रोल जो है वो कार का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, विदाउट पेट्रोल कार कैन नॉट मूव, राइट। सो अगर इसकी डिमांड फॉल हो जाए, तो अगर इसकी डिमांड फॉल है तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड फॉल हो जाएगी। तो ये सब बेटा रीजंस हैं जिनसे आपके इकोनॉमिक रीजंस है जिनसे आपके प्रोडक्ट को सफर करना पड़ सकता है। तीसरा है सोशल इश्यूज। ये हैं कि लोगों ने जो है अपने जो टेस्ट हैं, उनके प्रेफरेंसेस हैं या लाइफ स्टाइल है वो बदल जाए, बहुत तेजी से बदल जाता है। आज का लाइफ स्टाइल अलग है, 20 साल आगे का अलग होगा, 20 साल पहले का कुछ और था। तो आप उसी प्रोडक्ट को लिए घूम रहे हैं अगर, तो आपको दिक्कत आ सकती है, सोशल चेंजेस हो सकते हैं उस समय। तो ये आपके साथ एक इशू है कि क्या लोगों के टेस्ट तो नहीं बदल रहे हैं, जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, प्रेफरेंस तो नहीं बदल रही है, लाइफस्टाइल तो नहीं बदल रहा है। देन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आप लेके चल रहे हैं वो फेल हो सकती है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा उसकी टेक्नोलॉजी, किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर स्टिक ना करें कि ये एक बहुत बढ़िया चीज आ गई है, इसी से ही बस आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, टेक्नोलॉजी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑब्सोलीट हो सकती है, पुरानी हो सकती है, तो उसको अपडेट करना बेहद जरूरी होता है। दिस कैन बी अनदर इशू। फिर एनवायरमेंटल इशू होता है, आपको जो है एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है हमेशा, ठीक है। आपका प्रोडक्ट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, सो दिस हैज टू बी द थिंग व्हिच यू हैव टू ऑलवेज एंश्योर। तो अगेन इट इज एन स्टार्टअप इशू। देन देयर इज एन लीगल इशू। लीगल इशू ये है कि आप जब अपने बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराना पड़ेगा, उसकी ब्रांड की लाइसेंसिंग होगी। जब वो रजिस्ट्रेशन होगा तो इस बात को ध्यान रखा जाता है कि आपके नाम का जो ब्रांड है उस जैसा कोई और ब्रांड तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ऐसा है तो यू हैव टू चेंज दी ब्रांड। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो रुकावटें डालती हैं लाइसेंसिंग में और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। फिर आपके साथ एक पेटेंट और कॉपीराइट की बात आएगी अगर टेक्नोलॉजी का सवाल है, जैसे आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे आप वो प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, तो उसका क्या पेटेंट है, यानी कि आपसे पहले उसने किसी और ने उस टेक्नोलॉजी को यूज किया है, आपने सिर्फ अगर उसको मॉडिफाई किया है तो उसको भी आपको बताना होगा कि आपने इसमें इनोवेशन क्या किया है। तो अगर वो बाई चांस पेटेंटेड है तो पेटेंट का एक टाइम पीरियड होता है, वो आपको देखना होगा कि वो टाइम पीरियड खत्म हो गया है, तभी आप उसकी टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्ट में लगा सकते हो। तीसरी बात यह है कि जहां पर पेटेंट है वो और कॉपीराइट उसका है, वो टेरिटरी कौन सी है। हो सकता है वो टेरिटरी इंडिया ना हो सकता है वो टेरिटरी यूनाइटेड स्टेट्स हो,
तो अगर वो यूएस है, इंडिया नहीं है, तो आप इंडिया में लॉन्च कर सकते हो बट नॉट इन यूएस। तो आपको टाइम पीरियड को देखना होगा कब तक उसका है, और ये भी देखना होगा किस टेरिटरी में वो है। तो ये सारे इश्यूज जो है आपके स्टार्टअप में आएंगे जब आप जो है किसी प्रोडक्ट को, अपने वेंचर को लॉन्च करेंगे। सो ये हमारी तीनों चीजें मिला के फेज 1 को ओवर करती हैं। यहाँ तक हमें सब करना होगा, ठीक है। हमें पहले पॉपुलेशन देखकर पोटेंशियल डिमांड मार्केट रिसर्च से निकालनी होगी, उसके बाद कंपटीटर के प्रोडक्ट को देखना होगा, उससे एक कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी। वो हमें देखना होगा किस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं, कम वाली प्लेयर्स की या ज़्यादा प्लेयर्स वाली की। तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजीज चेंज होंगी। एक में हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ले सकते हैं, एक में टेक्निकल एफिशिएंसी की ले सकते हैं। सो दीज आर कैन बी द टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। देन मार्केटिंग की हमें स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी। और ये कुछ इश्यूज हैं जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल इश्यूज हमारे सामने आकर के खड़े होंगे बिजनेस के, और हमें इनको काउंटर करना होगा, ठीक है। सो आई हैव जस्ट मेंशन पॉलिटिकल, ए प्रोजेक्ट कैन फेस पॉलिटिकल इश्यूज सच एज गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन क्वांटिटी and pricing, tax on business, subsidy to business. Economic, a project can face economic issues such as rise in the rate of interest, rise in inflation rate, economic recession, rise in demand of substitutes, or fall in demand of complementary product. Social, a project can face social issues such as changes in tastes, preferences, and lifestyles of people. Technology, a project can face technology issues such as technology failure or technology becoming obsolete over a period of time. Then environmental issues, a project may face environmental issues as it has to follow the environmental protocol. Then legal issues, a project can face legal issues such as mandatory registration and licensing of the brand, the patent and copyright for technology. If the technology is in public domain, then assessing the patent and its related territories. So you can just note this before I move to the next slide.